नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और आइए बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर सियासी भूचाल मचा है और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर संग्राम छिड़ा है। इस बीच देशमुख का एक हवाई टिकट भी सामने आया, जिसमें उनकी नागपुर से मुंबई की यात्रा का जिक्र है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और इसके बाद वो होम क्वारंटीन हो गए थे। लेकिन अब चार्टर टिकट सामने आने के बाद अनिल देशमुख ने सफाई जारी की और कहा कि होम क्वारंटीन के लिए डॉक्टरी सलाह के लिए वो मुंबई गए थे। वहीं शरद पवार और अनिल देशमुख के तर्कों पर बीजेपी लगातार कर रही है पलटवार और कुछ ही देर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो 15 फरवरी का टिकट सामने आया अनिल देशमुख का, उसके बाद देशमुख की सफाई भी सामने आई, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। हवाई टिकट सामने आने के बाद अनिल देशमुख की एक बार फिर सफाई सामने आई और उन्होंने इस मामले में भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत मी नागपूरच्या एलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। होम क्वारंटाइन झाल्यानंतर और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं और अभिषेक पांडे भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक आप बताइए, क्योंकि आज देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर बाद, किस तरह की बात उनकी तरफ से रखी जाएगी? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसमें। अब तक जो शरद पवार के स्टेटमेंट्स रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि उसके बाद वो नागपुर में ही क्वारंटाइन होंगे, जबकि हवाई टिकट का डिटेल सामने आने के बाद अब अनिल देशमुख ने भी ये सफाई दी है कि ये उन्हें पहले से उन्होंने जानकारी दी थी और वो 15 को जैसे ही हॉस्पिटल से निकलने के बाद सीधे वो मुंबई और मुंबई के जो गवर्नमेंट ने जो बंगला दिया हुआ है वहाँ पर वो क्वारंटाइन हुए थे। और इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी और साथ ही साथ उन्होंने 2-3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी को प्रहार करने का मौका मिल गया है और बीजेपी बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है। हवाई डिटेल के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ऐसी हैं बीजेपी के हाथ जो देवेंद्र फडणवीस आज मीडिया के सामने रखेंगे और कहेंगे कि किस तरीके से खुद पार्टी के अध्यक्ष और गृहमंत्री के बातचीत में उनके बयानों में कॉन्ट्राडिक्ट है, किस तरीके से विरोधाभास सामने आ रहा है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर और मैं बता दूं गायत्री की अभी जो खबर पता चला है उसमें जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसके तमाम मंत्री ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो परमबीर की याचिका है उसके ठीक पहले एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जस्टिस जो रिटायर्ड हों उनसे इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कराने पर विचार चल रहा है। हालांकि फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की जांच को फॉर्म कर सकती है महाराष्ट्र सरकार। लेकिन सवाल ये है कि अगर जांच होती है तो अगर अनिल देशमुख गृहमंत्री के पद पर बने रहते हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? प्रभाव का इस्तेमाल हो सकता है, ये संभावना बनी रहती है अगर कोई जिसके ऊपर आरोप लगे हो वो पद पर बना रहे। हम अभिषेक लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रिटायर्ड जज को सौंप सकती है जांच। इस तरह की जानकारी हमारे सहयोगी अभिषेक दे रहे हैं। बता रहे कि परमबीर के आरोपों पर जांच को लेकर महाविकास अघाड़ी की तरफ से विचार विमर्श किया गया है। परमबीर सिंह की चिट्ठी का ये पूरा मामला और उद्धव सरकार जांच दे सकती है, रिटायर्ड जज को सौंपी जा सकती है जांच। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि आरोप जिन पर लगाया गया है वो राज्य के गृह मंत्री हैं और ऐसे में अगर जांच महाराष्ट्र सरकार करवाती है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या निष्पक्ष जांच हो पाएगी? अभिषेक, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि अगर गृह मंत्री जिन पर आरोप लगाए वो पद पर बने रहते हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जांच प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल यही विपक्ष भी आरोप लगा रहा है गायत्री। लगातार विपक्ष कह रहा है कि अगर गृहमंत्री अपने पद पर रहते हैं
तो ये जांच में कहीं ना कहीं बाधाएं आएंगी। साथ ही साथ जिस तरीके की विरोधाभास चीज़ें सामने आ रही हैं, जितनी भी तर्क पहले एनसीपी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से या गृहमंत्री की तरफ से रखे जा रहे हैं, कुछ घंटे बाद उन्हीं तर्क को विपरीत करते हुए बीजेपी दूसरे तमाम सारे डॉक्यूमेंट लाती है, जिस पर एनसीपी को फिर सफाई देनी पड़ती है। और कहीं न कहीं परमवीर अलग मोर्चा खोल के रखे हैं। तो ऐसे में दो अलग मोर्चे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जांच दे देती है निष्पक्ष के लिए, तो कहीं न कहीं मामला और गंभीर हो जाएगा सरकार के खिलाफ। इसलिए सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे, उसके पहले सरकार कुछ फेयर इंक्वायरी को लेकर के कुछ फैसले ले सकती है। हालांकि आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आज फिर महाविकास अघाड़ी के कई नेता आपस में मिलेंगे और ये बात करेंगे कि इस पूरे मुसीबत को कैसे टैकल किया जाए और कैसे इस समय में सरकार की छवि जो खराब हो रही है उसको बचाया जा सके। क्या अनिल देशमुख, लेकिन जब तक अनिल देशमुख कुर्सी पर रहेंगे, क्या जिस इमेज को बचाने की कोशिश हो रही है, क्या उस इमेज को बचाया जा सकेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम लौटेंगे अभिषेक आपके पास। 100 करोड़ की चिट्ठी के बम को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। पिछले 2 दिन में 2 बार शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और यह दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने कहा है कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद पवार ने तो साफ कह दिया, कल भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इस्तीफे की तो जरूरत ही नहीं है। यानी इससे साफ हो जाता है विवेक के फिलहाल महाविकास अघाड़ी इस्तीफे लेने के मूड में कतई नहीं है। भले ही बीजेपी लगातार हमलावर हो, कह रही हो कि राज्यपाल से भी मिलेंगे हम, उधर देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन जरा बताइए, परमवीर की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है याचिका में, और सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रुख? देखिए गायत्री, अब ये पूरा मामला तारीखों के बीच उलझ कर रह गया है। बीजेपी बार बार ताबड़तोड़ सवाल कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, और ताबड़तोड़ हमले भी कर रही है एनसीपी के ऊपर, और एनसीपी को हर बार जवाब देना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीपी की हालत, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की हालत अभी किस तरीके की, वो पूरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दिया है, और रिट पिटीशन में उन्होंने मांग की है कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द, यानी कि आज ही होनी चाहिए। इसमें 2 चीज की पॉसिबिलिटीज है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन एक्सेप्ट करती है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि पहले परमवीर सिंह आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट को फैसला सुनिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए। पहली चीज। दूसरी चीज हो सकती है कि ये आरोप जो है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र सरकार पर लगे हैं। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की गंभीरता को लेते हुए इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट करे और कोई बड़ा डिसीजन ले। ये 2 चीज की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिस तरीके से तारीखों के बीच में एनसीपी फंसी हुई है, 5 से 15 बोला जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे, नागपुर के अस्पताल में थे। 15 से 25 वो नागपुर में थे, ऐसा शरद पवार जी का बयान था। लेकिन खुलासा होता है कि 15 से 25 तक वो नागपुर में नहीं बल्कि मुंबई में थे। ये खुद अनिल देशमुख ने बाकायदा ट्वीट कर वीडियो जारी करके कहा कि मुंबई में थे, प्राइवेट चार्टर प्लेन से वो मुंबई पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी
हर एक मौका ढूंढ रही है और एनसीपी बीजेपी को मौका दे रही है। यही वजह है कि आज बीजेपी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। देवेंद्र फडणवीस, हो सकता है चार्टर फ्लाइट की टिकट को लेकर पहले अनिल देशमुख ने क्लियर कर दिया कि वो मुंबई में थे, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनके पास कई और ऐसे सबूत हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि अनिल देशमुख मुंबई में थे। और जो परमवीर सिंह दावा कर रहे हैं कि सचिन वही से मुलाकात हुई थी, उसको लेकर भी बीजेपी दावा कर रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। लौटेंगे विवेक आपके पास। परमवीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों ने राज्य में राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। वहीं इस चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमवीर सिंह ने की है, उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी लगातार बने हुए संजय राउत के घर के बाहर वो मौजूद हैं। नीरज, एक तरफ एनसीपी शरद पवार क्योंकि अगर 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कहते हैं कि इस्तीफे की जरूरत नहीं है, तो ये साफ हो जाता है कि एनसीपी बिल्कुल मूड में नहीं कि देशमुख का इस्तीफा हो। लेकिन बीजेपी हमलावर है, परमवीर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, बीजेपी कह रही सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच हो। देवेंद्र फडणवीस सबसे थोड़ी देर बाद कुछ एविडेंस के साथ आएंगे, ऐसी जानकारी अभिषेक दे रहे हैं। शिवसेना कितना दबाव में, क्योंकि मसला बेहद गंभीर है, चारों तरफ से आरोप लग रहे हैं। गायत्री, देखिए कल ही शिवसेना की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई थी जिसमें परमवीर सिंह के पत्र और उन पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर दिल्ली में बयानबाजी लगातार जारी है, लगातार प्रेस वार्ता की जा रही है। और अब से थोड़ी देर बाद जब संसद में ब्रीफिंग, माफ की जगह संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तब भी हंगामे के आसार है बीजेपी सांसदों की तरफ से। और अब से थोड़ी देर बाद संजय राउत यहाँ प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। कल भी उन्होंने बातचीत की थी और इस बात को नकारा था कि अनिल देशमुख का इस्तीफा, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा, तो अनिल देशमुख के इस्तीफे से इनकार किया था। देखिए, महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दल जो हैं, उन्होंने आपस में ये तय किया है कि ये मौका है कि अपनी एकजुटता दिखाने का, और इसीलिए अभी अनिल देशमुख के इस्तीफे को तीनों पार्टियां नकार रही है। लेकिन परमवीर सिंह के पत्र के बाद और परमवीर सिंह के दावे पर शरद पवार के जवाब के बाद कहीं ना कहीं ये सवाल उठने लगा। 2 सवाल उठे हैं। परमवीर सिंह क्यों अपने बर्खास्त यानी अपने को हटाए जाने के बाद तमाम आरोप लगा रहे हैं, और शरद पवार के दावे पर भी सवाल उठा है कि जो अनिल देशमुख ने डिटेल मुहैया कराया था परमवीर सिंह के दावे पर, उससे कहीं ना कहीं एनसीपी की किरकिरी हुई है। तो ये तमाम सवाल जो हैं ये उठ रहे हैं। लेकिन परमवीर सिंह जिस तरह से मोर्चा खोले हुए हैं, उससे महाविकास अघाड़ी के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर खड़ी हुई हैं। अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी, तो एक बार फिर बीजेपी के सांसदों की तरफ से सवाल तो उठाया जाएगा इस पूरे मसले पर। और महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई तो है, देखना होगा कि इस संकट प्रबंधन को शरद पवार कैसे करते हैं, क्योंकि सरकार के चाणक्य लौटेंगे नीरज बता रहे हैं कि संजय राउत वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो क्या कहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें, प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, महाराष्ट्र सरकार का सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बल्कि पुलिस के जरिए पैसे इकट्ठा करना है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि देशमुख के बचाव की आक्रामक रणनीति के साथ साथ आने वाले दिनों में उनका मंत्रालय बदलने की रणनीति भी बना ली गई है। महाराष्ट्र का यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। इस मुद्दे का शोर संसद में भी सुनाई दिया। परमवीर का खत, गरम हुई सियासत। कौन किसी की चाकरी कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में गृह कलेश।
महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्र की राजनीति में विवादों का ऐसा धमाका किया है कि विरोधी पार्टियों को बैठे बिठाए महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। परमवीर सिंह की चिट्ठी को आधार बनाकर विपक्ष और विरोधी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठाई। संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सांसदों ने इस परमवीर सिंह की चिट्ठी का हवाला देते हुए देशमुख पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और साथ ही गृह मंत्री के पद से उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है? यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हम महाराष्ट्र में सुनते थे हफ्ते, फिरौती, फला डिमाका, ये जो एलिगेशन है ये तो हफ्ते और फिरौती का बाप दिखाई पड़ रहा है और उसको जस्टिफाई करना अपने आप उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अनिल देशमुख और महाविकास अघाड़ी को विपक्ष के आरोपों में घिरा देखकर शरद पवार सरकार के बचाव में दीवार बनकर खड़े हो गए। शरद पवार ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि परमवीर सिंह जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। एनसीपी ने सफाई देते हुए कहा कि 5 फरवरी को अनिल देशमुख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद वो 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। 16 फरवरी से देशमुख होम क्वारंटीन हो गए और 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में ही रहे। शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह का दावा गलत है, देशमुख सचिन वाजे से नहीं मिले थे। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आधारहीन आरोपों के आधार पर देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी जीवन नहीं है। लेकिन एनसीपी की इस सफाई के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अनिल देशमुख का एक ट्वीट टैग करके एनसीपी पर हमला किया। अमित मालवीय ने लिखा कि शरद पवार के दावे की पोल खोलने के लिए ये ट्वीट काफी है। 15 फरवरी को ही अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी के इस आरोप के बाद खुद देशमुख सफाई देने पहुंचे। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। दरअसल अनिल देशमुख के बचाव में एनसीपी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री पर अवैध उगाही के आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में लिखा था
कि अनिल देशमुख ने कई बार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अपने सरकारी घर पर बुलाया था। देशमुख ने वाजे से मुंबई के बार से अपने लिए 100 करोड़ रुपया महीना की उगाही करने के लिए कहा था। परमवीर सिंह ने दावा किया है कि देशमुख ने अपने पीए के सामने वाजे से उगाही के लिए कहा था। शरद पवार तथ्यों के साथ अनिल देशमुख के बचाव में उतरे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि परमवीर सिंह अभी भी अपने रुख पर कायम है। परमवीर सिंह सोमवार को डीजी होमगार्ड के अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। परमवीर के करीबी सूत्रों का ये कहना है कि परमवीर का अभी भी ये दावा है कि वजह यह अनिल देशमुख के बंगले पर उनसे मिलने जाया करता था। तारीख तो कंफर्म नहीं है, लेकिन परमवीर का ये कहना है कि फरवरी के बीच में वजह अनिल देशमुख से मिलने उनके बंगले पर गया था। परमवीर ने यह भी कहा कि शरद पवार अगर कहते हैं कि वजह काफ़ी छोटा पुलिस अफसर है, तो फिर उनने ये सवाल उठाया कि सचिन वजह अनिल देशमुख के बंगले पर क्यों गया। चिट्ठी देर से लिखे जाने वाली बात पर परमवीर का कहना है कि जब अनिल देशमुख ने परमवीर पर आरोप किए, इससे आहत होकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। साफ तौर पर संभावना ये है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख का पद बदला जा सकता है। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में परमवीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि उनका ट्रांसफर भी रद्द किया जाए, क्योंकि 2 साल से पहले ट्रांसफर गलत है। परमवीर सिंह की याचिका अभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर सियासी सुनवाई बहुत तेज हो गई है। इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हंगामा अभी कई दिन तक जारी रहने वाला है। और इस वक्त की बड़ी खबर ये खुफिया एजेंसियों के हवाले से नीतीश कुमार की खबर है कि आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल के खिलाफ एक नई साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला कर जवानों के हथियारों के साथ बुलेट प्रूफ हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट लूटने की योजना तैयार की। और यह बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में हुई मुठभेड़ कई आतंकी के सर में गोली लगने से आतंकी मारे गए थे। और ऐसे में आतंकी संगठनों को लगता है कि मुठभेड़ के वक्त अगर आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने तो वो सुरक्षा बल की गोलियों से बच सकते हैं। और इसीलिए सुरक्षा बल के खिलाफ ये नई साजिश का हुआ है पर्दाफाश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिली कि आतंकियों ने सुरक्षा बल पर हमला कर जवानों के हथियारों के साथ साथ बुलेट प्रूफ हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट लूटने की योजना तैयार की है, क्योंकि पिछले दिनों जो मुठभेड़ हुई है उनमें कई आतंकी सिर में गोली लगने की वजह से मारे गए थे। और ऐसे में अब ये लग रहा है आतंकी संगठनों को कि अगर उनके आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते, हेलमेट पहनते हैं तो वो सुरक्षा बल की गोलियों से बच सकते हैं। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या ये पूरी साजिश? देखिए गायत्री, अभी जो इनपुट्स मिले हैं खुफिया एजेंसियों को, उसके मुताबिक कुछ जो आतंकी संगठन है उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो हथियार वो लूट रहे हैं उसके साथ साथ बुलेट प्रूफ पटका और बुलेट प्रूफ हेलमेट खास तौर से उसको जो लूटा जाए, और उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट भी। अभी पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी संगठनों की कैजुअलिटी हुई है, आतंकी संगठनों का ये मानना है कि अगर उनके पास बुलेट प्रूफ पटका रहता है और हेलमेट रहता है तो जो हेड इंजरी से डेथ हुई है उसको अवॉइड किया जा सकता है और काफी देर तक वो इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंगेज कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एक साजिश रची है, प्लानिंग तैयार की है और खुफिया एजेंसियों को इसकी खबर मिली है और इस लिहाज से इसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। जी, यानी ये बहुत बड़ा इनपुट है, एक नई तरीके की साजिश आतंकी संगठनों की तरफ से। लेकिन नीतीश, ये कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा बल के लिए होगी? अब देखिए, अभी जो जम्मू कश्मीर में हथियार लूटने की घटनाएं होती रही हैं और इसके अलावा अगर बुलेट प्रूफ जैकेट्स और इसकी प्लानिंग की है आतंकियों ने, तो जाहिर तौर से आतंकवाद खुद एक चुनौती है और अब स्नैचिंग के अलावा अलग अलग तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट, इसको भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह उत्तर 24 परगना में चुनावी रैली करेंगे। वहीं बीजेपी
के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां। इस सबके बीच अमित शाह आज दक्षिण 24 परगना पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जेपी नड्डा पश्चिम मेदिनीपुर में रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक सभी लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह आज फिर बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह आज दक्षिण 24 परगना में गोसाबा के किसान मंडी मठ में जनसभा को करेंगे संबोधित, और इसके बाद वो मेदिनीपुर जाएंगे, जहां वो एक रोड शो में होंगे शामिल। अमित शाह ने बंगाल में 200 प्लस सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। तो अमित शाह का दक्षिण 24 परगना में आज चुनावी रैली का कार्यक्रम आपको बता दें। अमित शाह दक्षिण 24 परगना में गोसाबा के किसान मंडी मठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर मेदिनीपुर का उनका कार्यक्रम है, रोड शो में शामिल होंगे। 200 प्लस सीटों का टारगेट, और लगातार उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल में वो हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा राज्य के पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचेंगे, जहां वो एक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा के रोड शो के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो एक बड़ा रोड शो जेपी नड्डा का। एक तरफ अमित शाह दक्षिण 24 परगना में गोसाबा के किसान मंडी मठ में वो पहुंचेंगे, रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा का रोड शो है पश्चिम मेदिनीपुर में। और इस वक्त एक बड़ी खबर बंगाल से ही। टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी की शिकायत की है, चुनाव आयोग से शिकायत की। अपनी शिकायत में टीएमसी ने शुवेंदु अधिकारी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया है। शुवेंदु अधिकारी टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, और अब से कुछ ही दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी और ये कहा था कि ममता बनर्जी ने अपने नामांकन के दौरान, जो नामांकन उन्होंने नंदीग्राम से भरा है, उस नामांकन में उन्होंने कई सारे जो केसेस उन पर चल रहे हैं, जो मुकदमे उन पर चल रहे हैं, उससे जुड़ी कई जानकारियों को छिपाने का आरोप शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया था। लेकिन अब दूसरी तरफ टीएमसी शुवेंदु अधिकारी की शिकायत करने के लिए पहुंची। चुनाव आयोग में शिकायत की गई है और टीएमसी का यह कहना है कि अपराधियों को शुवेंदु अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। अपराधियों को छुपाने का आरोप शुवेंदु अधिकारी पर लगाया गया टीएमसी की तरफ से। तो नंदीग्राम सीट, दिलचस्प मुकाबला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में केंद्र बन गया नंदीग्राम, क्योंकि दो दिग्गज, एक तरफ ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ रही हैं चुनाव, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं शुवेंदु अधिकारी। लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी वो ये कि पहले टीएमसी की उम्मीदवार ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की, तो अब टीएमसी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ पहुंच गई है चुनाव आयोग। असम, आपको बता दें, असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने बयान जारी कर बताया कि ये घोषणा पत्र असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों में जारी विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ेगा। साथ ही पार्टी ने यह भी बताया कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये संकल्प पत्र है। असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरण में चुनाव होना है। इससे पहले कल बीजेपी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया है और साथ ही पार्टी ने किसानों की तरह ही मछुआरों को सालाना 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले जाने हैं और 2 मई को नतीजों की घोषणा होगी। इस चुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के साथ किया है गठबंधन और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। तो कल तमिलनाडु में घोषणा पत्र और आज असम में जारी होगा घोषणा पत्र। विक्रांत हमारे सहयोगी गुवाहाटी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कितनी देर में घोषणा पत्र जारी हो सकता है और क्या रह सकता है उसमें? देखिए 10
बजे का समय था, लेकिन अभी कुछ देर लगी है। अभी कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये गुवाहाटी का हॉल है, पूरा मंच सज चुका है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से सोनार बांग्ला को लेकर के उन्होंने कई तरह के वायदे किए हैं, उसी तरीके से आसाम को लेकर के वो अपना क्या आगे का रोड मैप है उसे लेकर के जनता के बीच जाएंगे। और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है, जो है इस समय पहुंचे हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी है हमारे साथ। शाहनवाज जी, उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से सोनार बांग्ला के, वैसे ही आज असम के लिए आगे का रोड मैप दिखाया जाएगा। अभी अध्यक्ष जी आ रहे हैं, घोषणा करेंगे, हम सबको इंतजार है। तो शाहनवाज हुसैन आए हुए हैं, पिछले 2-3 दिनों से यहीं पर प्रचार कर रहे हैं और इस समय तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा का, जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद इस मंच पर पहुंचेंगे। और असम को लेकर के, क्योंकि बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया वो है कि घुसपैठ को पूरी तरीके से रोकना है। दूसरी बात बीजेपी जो बोलती है कि उसके 5 साल के शासनकाल में कभी कोई मेजर दंगा नहीं हुआ, कोई बड़ा राइट नहीं हुआ, जबकि असम में अक्सर दंगा हुआ करते थे। एक बड़ा मुद्दा जो घुसपैठ, अवैध घुसपैठ है, वो असम में एक बड़ा मुद्दा है। बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के गठबंधन को बीजेपी उसी तरीके से निशाना बना रही है और अपनी हर रैली में बीजेपी के तमाम नेता ये बोलते हैं कि अगर बदरुद्दीन अजमल सत्ता में आए तो असम में एक बार फिर घुसपैठ तेज हो जाएगी। तो ये बड़े मुद्दे हैं जो असम के लिए चुनाव में उठ रहे हैं और आज देखना होगा कि बीजेपी और क्या आगे का रोड मैप लेकर के आप वहां पर बने रहिए, आती है। अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। आपसे थोड़ी देर बाद विजन डॉक्यूमेंट बीजेपी का जारी होगा। न्यूज़ 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 10वें एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी थी ब्लूइंग के खिलाफ मुहिम चलाने वाली 12 साल की अनुष्का जॉली और 14 साल की वायलिन वादक एंथिसा डियास। आप देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस जादुई दुनिया में आपका होस्ट और साथी, जो आपको मिलवाने वाला है ऐसी ही यंग जीनियस से जिसके वायलिन छूते ही माहौल मैजिकल हो जाता है। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। आइए बैठिए। मुझे बताइए, ये पूरा जो वायलिन के साथ आपका जो ये रिश्ता है, ये कब से शुरू हुआ? व्हेन डिड इट स्टार्ट? जब मैं 2 साल की थी, मैं मम्मा को बहुत बार कहती थी कि मुझे वायलिन सीखना है, मुझे वायलिन सीखना है। और उस टाइम पे सब लोग बोलते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। फाइनली जब मैं 6 साल की थी, तब मेरी मम्मा ने मुझे अपने सर प्रोफेसर विंस्टन कोलासो के पास भेजी और उसी टाइम से ही इज़ माय टीचर। Althea, you're remarkable. Your violin playing transported me to different countries and different times, and I hope you continue. There are few enough Western classical musicians that we have in India. अब वक्त हो गया है हमारी दूसरी जीनियस को बुलाने का। हाय अनुष्का। हाय। ये आपके टी शर्ट में क्या लिखा है? मैं जब आप एंट्री कर रही थी मैंने देख रहा था कि आपने क्या हम किसी से बुली नहीं। हम किसी से बुली नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा मैसेज है ये। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy if I can help you anywhere. Just let me know.